सिर्फ 72 घंटे बाद दुनिया के एक हिस्से में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। अमेरिका में करोड़ों वोटर्स अपने होने वाले राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने इस चुनाव में जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अमेरिका में बाबर से लेकर डिटेक्टर तक की गूंज सुनाई दे रही है। यहां तक कि ट्रंप को जान से मारने की भी कोशिश की गई। अमेरिकी चुनाव की ये फाइल अब वर्ल्ड ट्रेंडिंग है। आपको बता दें, इस चुनाव में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई समीकरण भी अब दांव पर लग गए हैं और किसी एक की ताजपोशी से दुनिया के अलग अलग फ्रंट के लिए बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन चुनाव में जीत होगी किसकी? ट्रंप इतिहास रचेंगे या फिर कमला हैरिस चौंका सकती हैं? क्या अमेरिका में स्विंग स्टेट्स बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, मिस्टर वर्सेस मैडम प्रेसिडेंट, अमेरिका का पब्लिक पोल लाइव। अब से चंद घंटों बाद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में करोड़ों वोटर्स अपना अगला राष्ट्रपति चुनेंगे। अगर कमला हैरिस की जीत हुई तो वो अमेरिका के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और ट्रंप जीते तो पिछले 100 साल में पहली बार होगा जब वो 3 टर्म में 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं है, ये 2 अलग विचारधाराओं वाले उन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है जिनमें से एक की जीत पर ग्लोबल ऑर्डर बदल सकता है। एक उम्मीदवार की जीत की बुनियाद पर अमेरिका के दूसरे शक्तिशाली देशों से रिश्ते टिके हैं। अमेरिका बेशक पहले की तरह उतना शक्तिशाली न रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चलाने के लिए सबसे बड़ा दानदाता अभी अमेरिका ही है। अमेरिका में जो भी फैसला होता है उसका भारत ही नहीं पूरे विश्व की राजनीति पर असर पड़ता है। यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष की बड़ी टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो अमेरिका के चुनाव से पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। न्यूयॉर्क में है TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। न्यूयॉर्क से ही रिपोर्ट कर रहे हैं TV9 रिपोर्टर हर्ष ब्रह्मभट्ट। वॉशिंगटन DC से पॉलिटिकल अपडेट दे रही हैं हिफ्सा खान बोजाई। अटलांटा से जुड़े हैं शिव शर्मा और न्यू जर्सी से रिपोर्ट कर रही हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अरुण कुमार। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अमेरिकी चुनाव में इस बार जीत किसकी होगी। ऐसे में सबसे पहले अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम समझते हैं। अमेरिका में कुल राज्य 50 हैं। कुल इलेक्टोरल कॉलेज वोट यानी कुल सीटों की संख्या 538 है। बहुमत के लिए 270 या उससे अधिक वोट चाहिए। जबकि पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232। और इस बार के चुनाव में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हर वो दांव आजमा रहे हैं जिसके जरिए वोटर्स तक अपनी पकड़ बनाई जा सके। एक दिन पहले कमला हैरिस ने एक्ट्रेस माया रुडोल्फ के शो में अचानक एंट्री लेकर सब कुछ चौंका दिया। अब कमला के लिए वोट मांग रहे बाइडेन का यह बयान सुनिए। इसके बाद ट्रंप ने वो किया जिसकी डेमोक्रेट्स ने कल्पना तक नहीं की होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ गार्बेज उठाया बल्कि वो गार्बेज ट्रक चलाते हुए भी नजर आए। जबकि कमला हैरिस लगातार मिडिल क्लास वाला दांव चल रही हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ बचपन की तस्वीर शेयर कर रही हैं। इसके अलावा वो ये भी कह चुकी हैं कि कॉलेज के दिनों में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में काम किया था, इसीलिए वो मिडिल क्लास के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने इसका जवाब खुद मैकडॉनल्ड्स में काम करके दिया। उन्होंने न सिर्फ फ्रेंच फ्राइज बनाई बल्कि ड्राइव थ्रू पर आम लोगों से बात भी की। जब ट्रंप ने मैकडॉनल्ड्स में काम किया तो वो ये भी कहना नहीं भूले कि उन्होंने कमला हैरिस से
15 मिनट ज्यादा काम किया है। इस राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय विश्व युद्ध के तानाशाह हिटलर की भी एंट्री हो चुकी है। कमला ने ट्रंप को हिटलर का फैन बताते हुए कहा कि ट्रंप हिटलर जैसा अमेरिकी जनरल चाहते थे। ट्रंप ने खुद तो हैरिस को जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके सपोर्टर्स बाइडेन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यह अमेरिकी चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इस बार ट्रंप को 2 बार जान से मारने की कोशिश हुई। एक बार तो ट्रंप बाल बाल बचे, एक गोली उनके कान को छू कर निकल गई। 3 महीने बाद जब ट्रंप पेंसिल्वेनिया के उस स्टेज पर थे, तब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भी उस थर्राने वाले लम्हे को याद करते हुए की। एक तरफ कमला लगातार अमेरिका को बेहतर बनाने के दावे कर रही हैं, तो वहीं ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वादा किया है और दुनिया की नजर उन पर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने युद्ध रुकवाने का वादा किया है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर पश्चिम एशिया में छिड़ी वॉर। एक दिन पहले ही पुतिन ने ट्रंप के उस वादे को याद किया। ऐसे में सभी की नजर इस पर है कि क्या ट्रंप ऐसा कुछ कर पाएंगे। लेकिन अमेरिकी चुनाव में स्विंग स्टेट कभी भी बाजी मार सकते हैं। ये स्विंग स्टेट कौन है, ये भी समझिए। अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट हैं, जहां सीटों की संख्या 93 है। इनमें है विस्कॉन्सिन 10 सीट, मिशिगन 15 सीट, पेंसिल्वेनिया 19 सीट, नेवादा 6 सीट, एरिजोना 11 सीट, नॉर्थ कैरोलिना 16 सीट और जॉर्जिया 16 सीट। इन स्विंग स्टेट्स में कांटे की टक्कर है और इन्हीं स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस को अपने ही वोटर्स की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। कमला हैरिस जहां इजराइल हमास जंग की वजह से अपने समर्थकों के निशाने पर हैं, तो वहीं ट्रंप वर्ल्ड लीडर्स से अपनी नजदीकियों का जिक्र कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ऐसे में यह समझना होगा कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों में से भारत को किससे फायदा हो सकता है। जीएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के विश्लेषण के मुताबिक कमला हैरिस की जीत से यूएस फेडरल रिजर्व का भारत के प्रति रुख थोड़ा नरम हो सकता है। ऐसे में कमला हैरिस अगर जीतती हैं, तो आरबीआई घरेलू दरों में कमी कर सकता है, जिससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फायदा हो सकता है। जबकि ट्रंप की जीत से आरबीआई ऊंची ब्याज दरें लगाना जारी रख सकता है। कमला की जीत भारत में जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुकूल हो सकती है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत बीमा कंपनियों के लिए नकारात्मक हो सकती है। कमला हैरिस की जीत से भारत के आईटी सेक्टर को खास बूम न मिलने की आशंका है, जबकि जीएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने अनुमान लगाया है कि ट्रंप की जीत से भारत के आईटी सेक्टर को फायदा हो सकता है। लागत बेशक बढ़ सकती है, लेकिन ऑपरेशनल समस्याएं नहीं होंगी। कमला अगर जीतती हैं, तो भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, जबकि ट्रंप की जीत से दवाओं के एक्सपोर्ट पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मेडिकेयर डील्स कम हो सकती हैं। कमला हैरिस की जीत से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर ज्यादा प्रभाव न पड़ने की संभावना है। वहीं अगर ट्रंप जीतते हैं, तो वो चाइनीज इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा देंगे, जिससे अमेरिका में भारत का ऑटो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। फिलहाल अमेरिका में चुनावी कैंपेन अपने आखिरी घंटों में है। अमेरिका के करोड़ों वोटर्स को लुभाने के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिकी चुनाव का काउंटडाउन हो चुका है शुरू और अमेरिकी चुनाव को लेकर ही TV9 पर सबसे बड़ी कवरेज, जहां बता दें राष्ट्रपति चुनाव की हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। और अमेरिका के 5 शहरों में TV9 संवाददाताओं की मौजूदगी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में मुकाबला काफी कड़ा है और इस वक्त अमेरिका के 5 शहरों में TV9 संवाददाताओं की मौजूदगी की जो बात मैंने आपको कही, उसी के तहत सीधे न्यूयॉर्क रुक करती हूं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, कुछ ही घंटे बाकी, इस चुनावी समर में सबसे खास होती है तस्वीर, तो सीधी तस्वीरें अब आप सबसे पहले दिखा दीजिए। बिल्कुल सुरभि, युद्ध क्षेत्र से अलग चुनावी रण क्षेत्र काफ़ी अलग अनुभव दे रहा है मुझे भी। TV9 की टीम अमेरिका के तमाम शहरों में मौजूद है और न्यूयॉर्क से जब मैं आपको बता रहा हूं, और इस वक्त जब आपको मैं यहाँ की अपडेट दे रहा हूँ, साथ में सीधी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वो न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क में इस वक्त TV9 की टीम जब मौजूद है और महज अगले 72 घंटे जो बेहद इंपॉर्टेंट है, न केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत और बाकी दुनिया के लिए भी, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा उससे तय होगा कि आने वाले दिनों में बाकी दुनिया के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे। क्या रूस यूक्रेन युद्ध चलता रहेगा,
पूर्व का संघर्ष बढ़ेगा या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर हो या टेक्नोलॉजी को लेकर हो, तमाम सवालों के जवाब 5 नवंबर को जब वोटिंग खत्म होगी उसके बाद भी चलेगी। लेकिन चूंकि अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया बेहद अलग है, जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे, तो यहाँ अर्ली वोटिंग भी चलता है। यानी 5 नवंबर को तो फाइनल इलेक्शन में वोटिंग का दिन है ही, लेकिन पहले जो वोटिंग चल रही है लगभग 2 हफ्ते से, उसमें करीब 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अब तक अपना मतदान कर लिया है। और ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कुछ स्विंग स्टेट मामले में मतदाता दुनिया के यहाँ ज्यादातर मतदाता पहले से ही रजिस्टर करके बैठे रहते हैं कि हम उस अमुक पार्टी को वोट देंगे। ऐसे में जो मतदाता नहीं होते हैं उन सबसे निर्णायक होता है। तो तमाम इस तरह की खबरें टीवी 9 लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। और इसीलिए मैंने कहा चुनाव की हर खबर, चाहे वॉशिंगटन टू एटलांटा, फिलहाल न्यूयॉर्क की ही सीधी तस्वीरें मनीष मेरे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं। इसी मेगा कवरेज में एक एक अपडेट भी आगे आपको मिलता रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जल्द आपके पास आगे भी लौटेंगे। बात बांग्लादेश की, इसलिए शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से ही हिंदू खतरे में हैं। उनके खिलाफ 3 महीने से जुल्म और अत्याचार नहीं थम रहा। कट्टरपंथियों की बैसाखी पर चल रही यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में पूरी तरह फेल रही है। हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। सवाल है कि क्या अब शेख हसीना ही बांग्लादेश को बचा सकती हैं? जब हसीना सरकार में सब सुरक्षित थे तो अब हाहाकार क्यों मचा है? क्या यूनुस सरकार की गद्दी जाने वाली है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी, लूट और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आम हो गई। हिंदुओं का जीना मुश्किल हो चुका है, उन्हें पीटा जा रहा है, वो अपने त्योहार नहीं मना पा रहे। वो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वही यूनुस जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन जब से बांग्लादेश की बागडोर उन्होंने संभाली, वहां शांति नहीं, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अशांति ही है। ये तस्वीरें चटगांव की हैं। ये उस दिन का दृश्य है जब भारत में दीपावली मनाई जा रही थी, जब हम सुख शांति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। तब पड़ोसी देश बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू मजहबी कट्टरता के कारण दिए जलाना तो दूर, खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। 31 अक्टूबर को हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुए। इन नारों में हिंदू सुरक्षा की गहरी चिंता छिपी है। यूनुस सरकार में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल है। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि हर दिन का बनता जा रहा है। शनिवार को भी चटगांव में एक रैली हुई, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। 3 महीने पहले शेख हसीना की सरकार हटते ही हिंदू निशाने पर आ गए। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल के मुताबिक 5 अगस्त के बाद हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले हुए। बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 17.5 करोड़ है, जिसमें 91% मुस्लिम जबकि 8% हिंदू हैं। हिंदुओं और हिंदू आस्था के खिलाफ यूनुस सरकार में अजीबोगरीब फैसले हो रहे हैं। अब बांग्लादेश में इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव चिन्मय दास के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो गया है। चिन्मय दास के अलावा 19 लोगों पर यही आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों पर 25 अक्टूबर को हुई रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का इल्जाम है। बांग्लादेश में देशद्रोह की सजा उम्र कैद या फांसी है। चिन्मय दास ने बाद में इस मामले की पूरी सच्चाई बताई। दरअसल चिन्मय दास बांग्लादेश में वो चेहरा हैं जिन्होंने लाखों हिंदुओं को एकजुट कर दिया। वो 3 महीने से लगातार हिंदुओं की सुरक्षा और हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिसे देखकर अंतरिम सरकार के हाथ पांव कांप रहे हैं। अब यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आकर इन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। इसी के विरोध में अल्पसंख्यक हिंदू प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। वो मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ इस अत्याचार की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई है।
रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ हमले कर रही है और लूटपाट की जा रही है, और जिस कारण वहां पर पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बन गई है। बांग्लादेश में टारगेट पर सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि शेख हसीना के समर्थक भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। ये वायरल वीडियोस भी मोहम्मद यूनुस सरकार के शांति दूत वाले चरित्र पर बदनुमा दाग की तरह है। 31 अक्टूबर को ढाका में सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी पेट्रोल बम, लाठी डंडे लेकर जातीय पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। वहां आगजनी की, तोड़फोड़ की, मजहबी नारे लगाए। जातीय पार्टी पर आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं ने 5 अगस्त से पहले बांग्लादेश में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर अत्याचार किए थे, इसलिए अब जातीय पार्टी को सजा मिलनी चाहिए। उपद्रवी जब वहां पर आगजनी कर रहे थे तब ना तो मौके पर पुलिस का कोई जवान था, ना ही हिंसा को काबू में करने के लिए कोई दूसरा उपाय था, जबकि कट्टरपंथी बेकाबू थे। असल में जातीय पार्टी बांग्लादेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जो तख्ता पलट से पहले शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग के साथ गठबंधन में शामिल थी। जानकार मानते हैं कि कट्टरपंथियों ने अब जातीय पार्टी को इस बात की सजा दी है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर वो सभी लोग हैं जो कहीं ना कहीं शेख हसीना के साथ जुड़े थे। फिर चाहे वो अल्पसंख्यक हिंदू समाज हो, जो शेख हसीना की सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करता था और उनकी पार्टी को वोट देता था, या फिर गठबंधन में शामिल कोई पार्टी जिसने बांग्लादेश में 5 अगस्त से पहले जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों की एक नहीं चलने दी और मिलकर देश को आगे बढ़ाया। 2009 में प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल शुरू करने के बाद शेख हसीना के सामने कई चुनौतियां थीं। आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, विदेशी कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं सामने थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2020 के कोविड काल में जीडीपी गिरकर 3.4% हो गई थी, लेकिन 2021 में इसमें सुधार आया और ये लगभग दोगुना होकर 6.9% तक पहुंच गई। 2022 में यह आंकड़ा 7.1% हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2024 में जीडीपी 6.1% तक रहने का अनुमान है। गरीबी के मोर्चे पर भी हसीना सरकार ने उपलब्धि हासिल की। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2010 में गरीबी 11.8% थी, जो 2022 में घटकर 5% तक पहुंच गई। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अपने कुशल और कूटनीतिक प्रबंधन से शेख हसीना ने बांग्लादेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ उसने बांग्लादेश को फिर दशकों पीछे धकेल दिया। शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर निकलना पड़ा। उनके पिता की मूर्तियां तोड़ी जाने लगी। बांग्लादेश में हर तरफ हिंसा और लूटपाट शुरू हो गई। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ये तस्वीरें सबने देखी। फिर नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी तो लगा कि कुछ हालात सुधरेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश का विकास भी ध्वस्त होने लगा। एक बात स्पष्ट है कि इन कट्टरपंथियों को हिंदुओं को टारगेट करने के लिए शासन प्रशासन से खुली छूट मिली हुई है। हिंदुओं की सुरक्षा का दावा करने वाले मोहम्मद यूनुस के सभी वादे खोखले हैं। उनकी अंतरिम सरकार पूरी तरह से इन कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन के दोस्त किम जोंग के सैनिक रूस की ओर से जंग लड़ रहे हैं। कल तक ये एक दावा ही था, लेकिन पहली बार इस बात के पुख्ता प्रमाण अब सामने आए हैं। असल में रूस के कुर्स्क रीजन में घायल हुए किम जोंग के एक सैनिक का वीडियो इन दिनों वर्ल्ड ट्रेंडिंग है, और इस वीडियो में उस घायल सैनिक ने यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जो खौफनाक सच्चाई कबूली है। वो भविष्य में रूस और अमेरिका के बीच महायुद्ध छिड़ने का बड़ा इशारा है। ये रिपोर्ट। दो हफ्ते पहले अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए रूस में 1500 सैनिक भेजे हैं। 1500
एक हफ्ता पहले नेटो की ओर से नया दावा सामने आया और तब कहा गया कि उत्तर कोरिया ने रूस के मैदान जंग में यूक्रेन के विरुद्ध 8000 सैनिक उतार दिए हैं। अब अमेरिका ने यह संख्या बढ़ाते हुए नया दावा किया है और कहा है कि उत्तर कोरिया ने रूसी शहर कुर्स्क के मोर्चे पर अपने 10,000 सैनिकों की तैनाती की है। लेकिन ग्राउंड की सच्चाई क्या है? क्या उत्तर कोरिया के सैनिक रूस में हैं भी, या फिर रूस के विरुद्ध पश्चिम की ओर से ये सभी दावे युद्ध भड़काने की कोई चाल है? तो ये सच जानने के लिए सबसे पहले एक घायल उत्तर कोरियाई सैनिक का वायरल वीडियो देखना चाहिए। ये पूरा वीडियो 128 सेकंड का है और इसके कुछ अंश में वो सैनिक जो बातें बोल रहे हैं वो किम जोंग और पुतिन की सीक्रेट डील पर बड़े खुलासे जैसा है। अंग्रेजी अखबार द सन में छपी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार ये घायल सैनिक इस समय यूक्रेन के एक अस्थायी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं से बिस्तर पर लेटे हुए इसने ये सच कबूला है। उसने कहा है कि कुर्स्क की लड़ाई में उसके 40 साथियों की जान चली गई। उसकी जान बिना सिर वाले शवों के नीचे छिपने से बच पाई। रिपोर्ट के मुताबिक उसका यह भी दावा है कि रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों से झूठ बोला गया। पहले कहा गया कि वो रूस में सिर्फ बुनियादी ढांचों की रक्षा करेंगे, लेकिन रूस पहुंचने पर उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना गोला बारूद के और बिना सामान्य हथियारों के कुर्स्क शहर की जंग में जबरन उतार दिया गया। यानी इस उत्तर कोरियाई सैनिक के अनुसार यह बात तो 100% सच है कि रूस में इस वक्त उत्तर कोरिया के सैनिक मौजूद हैं और कुर्स्क में वो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सैनिकों को कुर्स्क के फ्रंट में ही क्यों भेजा गया? किसी और फ्रंट में इन्हें क्यों नहीं तैनात किया गया? तो इस बारे में जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। रूस और यूक्रेन के बीच कुर्स्क शहर में बीते 4 महीनों से भीषण लड़ाई जारी है। यहाँ पर यूक्रेन ने काफी बढ़त ले ली है। कहा यह भी जा रहा है कि कुर्स्क क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर इस समय यूक्रेन का कब्जा है। यही कब्जा छुड़ाने के चक्कर में हजारों रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। कुर्स्क में रूस को भारी नुकसान हुआ है। लिहाजा पुतिन के कहने पर ही अब किम जोंग ने मदद के लिए कुर्स्क में अपने सैनिक उतार दिए हैं। वो भी 100-200 की संख्या में नहीं, बल्कि 10,000 की संख्या में सैनिक। इसका खुलासा अमेरिका और नाटो चीफ की ओर से किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और नाटो चीफ मार्क रूटे ने यह बड़ा खुलासा करते हुए रूस और उत्तर कोरिया को चेतावनी भी दे दी है। इस बड़े खुलासे के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में सवाल इससे आगे का है। ये युद्ध अब किस दिशा मुड़ने वाला है? भविष्य में इस युद्ध के क्या नतीजे होने वाले हैं? अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में यह संघर्ष रूसी खेमा बनाम अमेरिकी खेमा हो जाएगा? यानी कि क्या आने वाले दिनों में जो सीधा टकराव है वो अमेरिका और रूस के बीच होगा? क्योंकि इस बड़े खुलासे के बाद अब ये सिर्फ 2 देश रूस और यूक्रेन के बीच की जंग नहीं रह गई है। तीसरे देश की एंट्री से नाटो को भी खुलकर सामने आने का मौका मिलेगा। और नाटो ने अगर ऐसे में युद्ध के विरुद्ध कोई बड़ा कदम उठाया तो 2.5 साल से जारी ये जंग महायुद्ध में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग का अपडेट देते हैं। इजरायल ने हमास, हिजबुल्लाह, हुथी और ईरान के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ रखी है, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिका अचानक से हरकत में आ चुका है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने कई विनाशक B-52 बॉम्बर्स की तैनाती की है। अमेरिकन नेवी के कई विध्वंसक युद्धपोत यहां मोर्चे पर लगाए गए हैं। अमेरिकी सेना की इस बड़ी मूवमेंट का कारण क्या है? क्या पश्चिम एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है, या इन तैनाती का अमेरिका के चुनाव से कोई कनेक्शन है? आपको इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में मिलेंगे।
यह अमेरिका का सबसे घातक B-52 बम वर्षक विमान है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर सबसोनिक गति से उड़ान भरता है। सटीक नेविगेशन क्षमता के साथ परमाणु हथियार या फिर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है और इन्हीं विशेषताओं के कारण ही ये बाहुबली विमान कई तरह के वॉर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि अब यही विध्वंसक बॉम्बर्स पश्चिमी एशिया के लिए उड़ान भर चुके हैं। पेंटागन ने संख्या का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे कई विमान आने वाले दिनों में पश्चिमी एशिया के आसमान में मंडराने वाले हैं। इस बीच स्काई न्यूज अरब ने पेंटागन में अपने सोर्सेस के हवाले से एक पोस्ट करके यह खुलासा जरूर किया कि इन B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की संख्या 12 है। तो ऐसे में सवाल है कि अमेरिका ने अचानक से पश्चिमी एशिया के आसमान में परमाणु विध्वंसक ले जाने वाले बम वर्षक विमानों की तैनाती का फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और बड़ी जानकारी देना जरूरी है। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में 12 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ही नहीं भेजे हैं, बल्कि पेंटागन की प्रेस रिलीज में यह भी दावा किया गया है कि इन बम वर्षक विमानों के अलावा कई फाइटर जेट्स ने भी पश्चिमी एशिया के लिए उड़ान भरी है, जिसमें 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं। और अमेरिका ने इसके साथ ही कई टैंकर एयरक्राफ्ट और नौसेना के कई विध्वंसक युद्धपोतों को भी भूमध्य सागर और लाल सागर की ओर रवाना किया है। जिनकी क्षमता दुश्मन की किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की है। तो फिर से सवाल वही है कि अमेरिका पश्चिमी एशिया के आसमान और समंदर में इतनी बड़ी तैनाती क्यों कर रहा है? पेंटागन ने इसके बारे में अपनी प्रेस रिलीज में विस्तार से बताया है। पेंटागन के अनुसार यह अतिरिक्त तैनाती ईरान के अगले संभावित और खतरनाक कदम को लेकर बढ़ाई गई है। क्योंकि अमेरिका को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि ईरान इजराइल से जल्द ही 26 अक्टूबर के हमले का बदला ले सकता है। कल इस संबंध में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे दी है। सुनिए, उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों देशों के लिए क्या कुछ कहा है। इजराइल के लड़ाकू विमानों के हमलों में तेहरान के स्पेस प्रोग्राम के तहत आने वाली ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के बेस और रॉकेट लॉन्च साइट को खासा नुकसान हुआ था। इस हमले में ईरान में 5 सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबरें आई। कहा जा रहा है कि ईरान तभी से इजराइल से इंतकाम की आग में जल रहा है। बीते शुक्रवार को ही खामनेई ने देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इजराइल पर हमले की तैयारी करने का आदेश दिया था। इसके अलावा ईरानी सेना ने भी इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। और इन्हीं धमकियों के बीच ही अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अतिरिक्त सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस फैसले के पीछे अमेरिका की ओर से एक बड़ी वजह और बताई जा रही है। पेंटागन की ओर से कहा जा रहा है कि इस रीजन में पहले से तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और इस स्ट्राइक ग्रुप में शामिल उसके 3 नेवी डेस्ट्रॉयर इस महीने के मध्य में वापस अमेरिका लौटने वाले हैं। और ऐसे में अमेरिका और इजराइल के दुश्मन हावी ना हो जाएं, इसलिए न्यूक्लियर बॉम्बर्स
फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को पश्चिमी एशिया में रवाना किया गया है। हालांकि जानकार इसमें सिक्के का दूसरा पहलू भी ढूंढ रहे हैं। इसका कनेक्शन अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से है। चूंकि इस चुनाव में अब महज कुछ ही घंटे बाकी है, 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होने वाली है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस आमने सामने हैं। ट्रंप लगातार यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान इजराइल वॉर तक में बाइडेन प्रशासन की नीतियों को फेल बताने में जुटे हैं। वो हर एक रैली में पहुंचकर ये दावा कर रहे हैं कि अगर इस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो दुनिया में कहीं भी युद्ध छिड़ने नहीं देते। यूक्रेन से लेकर इजराइल तक अपने सहयोगी देशों के साथ मजबूती से खड़े होते हैं। तो जानकार इसलिए भी पश्चिमी एशिया में इतनी बड़ी सैन्य तैनाती को डेमोक्रेट्स बाइडेन का ट्रंप को सीधा जवाब मानकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुर्सी की खातिर सारी सीमा लांघ चुके हैं। उनकी हरकतों की वजह से भारत और कनाडा का 8 दशक पुराना रिश्ता सबसे बुरे दौर में है। लेकिन ट्रूडो है कि सत्ता की खातिर रोज नए नए शिगुफे छोड़ रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। भारत पर ट्रूडो सरकार का सबसे नया इल्जाम क्या है और कैसे भारत ने इस पर कड़ा पलटवार किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के खिलाफ कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार का प्रपंच जारी है। बिना सरपैर वाले झूठे आरोपों से मन नहीं भरा तो अब कनाडा ने भारत का नाम खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में डाल दिया है। कनाडा की जासूसी एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साइबर विभाग ने 31 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2025-26 में कनाडा के लिए खतरा पैदा करने वाले देशों के नाम है। इस लिस्ट में भारत को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बाद 5वें नंबर पर रखा गया है। मेरी ख्याल से पाकिस्तान की जगह वो कनाडा ने ले ली है। कनाडा को वो कमजोर भारत नहीं समझना चाहिए। अब ये विकसित भारत है और हर तरह जिस प्राप्त हमारे पास गांधी जी का देश है, प्यार के साथ प्यार जानते हैं करना। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा फिर टिट फॉर टैट करना भी हम जानते हैं। यह पहली बार है जब कनाडा सरकार की इस लिस्ट में दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र का नाम आया है। कनाडा ने ऐसा क्यों किया है, इसे सुनने से पहले जरा देखिए कैसे भारत सरकार ने कनाडा को हर बार की तरह इस बार भी आईना दिखाया है। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, देयर सीनियर ऑफिशियल्स हैव ओपनली कन्फेस्ड दैट दे आर सीकिंग टू मैनिपुलेट ग्लोबल ओपिनियन अगेंस्ट इंडिया। एज ऑन अदर ओकेजन्स, इम्पुटेशंस आर मेड विदाउट एनी एविडेंस। और निराधार बात कह के आप हम पर आरोप थोप रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जस्टिन ट्रूडो की ख्वाहिश चौथी बार सत्ता में आने की है, जो फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। ऐसे में ट्रूडो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में भारत से रिश्ते को पलीता लगाने में शिद्दत से जुटे हैं। तभी तो उन्हें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से ज्यादा परवाह आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है, जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ट्रूडो हैं कि खालिस्तान समर्थकों के वोट की खातिर झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। कनाडाई मीडिया के मुताबिक ट्रूडो सरकार में इस देश में लोगों को भरपेट खाना तक नहीं मिल रहा। इसे लेकर ट्रूडो सरकार पर कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार और कनाडा के नेता विपक्ष पियरे पालवेयर हमला।
खाना पीना तो छोड़िए, कनाडा में तंगहाली का आलम देखिए, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि वहां के नेता विपक्ष ने ही दिखाया है। पियरे पॉलबेयर ने 2015 से पहले और बाद का कनाडा यानी ट्रूडो के सत्ता में आने से पहले और बाद के कनाडा का मंजर दुनिया को दिखाया है।